हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। एंड आपके सपोर्ट से हम बनते हैं इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के 14th चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज ये आपकी लाइफ कंसर्न्ड है। मैंने मैथमेटिक्स नहीं बोला, मैंने लाइफ वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आप जीवन में बहुत जगह पे यूज करते हैं। एंड इसीलिए ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपने इसको क्लास 8th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, और अब आप क्लास 10th में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि हमारे सबके एक जहन में आना चाहिए कि सर ये एक टॉपिक हम 3 बार क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब क्लास 8th में हमने क्यों पढ़ा, क्लास 9th में हमने क्यों पढ़ा, और क्लास 10th में हम क्या पढ़ रहे हैं नया एक तरीके से। व्हाट इज द न्यू हैपनिंग ओवर हियर, ये एक बड़ा सवाल हम सबके मन में आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हो आज मतलब इन सेंस क्लास 10th में, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच। और अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तो वहां पे आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था उसके आगे लिखा हुआ था एम्फेरिकल अप्रोच। याद आया? तो वहां पे था एम्फेरिकल अप्रोच, यहां पे है थ्योरेटिकल अप्रोच। दोनों में फर्क क्या है? तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, थोड़ा सा सोचो 2 मिनट, तो आपने क्लास 9th में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सवाल कैसे आते थे? उसमें सवाल ऐसे आते थे कि मान लो अगर आपने किसी कॉइन को 1000 बार टॉस किया है। कितने बार टॉस किया है? 1000 बार टॉस किया है अगर आपने किसी कॉइन को, और 545 बार हेड्स आया है। ठीक है, तो अब बताओ हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगली बार जब मैं कॉइन टॉस करूंगा? तो आपका जवाब बहुत सिंपल होता था, 545 डिवाइड बाय 1000। तो यहां पे आपको एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में जो आपके रिजल्ट्स हैं वो पहले से दिए जाते थे फॉर एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है ना? और उसके हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी बताते थे। तो यहां पे किसी इवेंट को एक एन नंबर ऑफ टाइम्स करने के बाद प्रोबेबिलिटी पता की जाती थी। लेकिन जब हम थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ते हैं तो हमें ये वाला एडवांटेज नहीं मिलता है। मतलब हम इन जनरल पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मेरे पास ये 1000 कॉइन के टॉस का जब डेटा नहीं होगा, जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे तो हमारे पास लग्जरी थी, हमने कर लिया, ठीक है, पर ऐसा हम कब तक करते जाएंगे? एक पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ इवेंट्स को तो हम कर भी नहीं पाएंगे इतनी बार। लेकिन अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फिर मुझे एक ऐसा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा जहां पे बिना किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को 1000 बार किए, या एक एग्जांपल दे रहा हूं 1000 बार किए, मैं सोच सकूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये वाली जो अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, वो हम क्लास 10th में सीखते हैं। ये आइडिया क्लियर हो गया? क्या होगी कुल मिला के बात कि 9th में जब हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था तो बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। 10th में जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ एनी डेटा, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा वो हम सीखते हैं। ठीक है, और इसके साथ ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए। तो हम वहां पे शुरू करेंगे हमारे एक्सरसाइज 14.1 को, लेकिन उसके पहले एग्जांपल्स भी खत्म करेंगे। और पार्ट 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है, एक पार्ट में शायद या एक पूरे लेक्चर में कंप्लीट ना हो पाए, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो जो प्रोबेबिलिटी है उसको जो आप कह सकते हो ना, जो थ्योरेटिकल अप्रोच है इसको इनिशिएट किया था आर.एस. वुडवर्ड ने। क्या कहा था इन्होंने कि देखिए द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड द थ्योरी ऑफ एरर्स, ये 2 चीजें हैं जिनको आप प्रोबेबिलिटी को अभी पढ़ोगे, एरर्स की थ्योरी को आगे जाके लाइफ में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तब ठीक है, तो ये जो हमारे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके? मैथमेटिक्स के। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मिडेबल बॉडी, मतलब बहुत क्रूशियल पार्ट है हमारी मैथमेटिक्स के, हमारे मैथमेटिकल इंटरेस्ट के। और
इनका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जो हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये हमारी लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस में हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, अब यहां समझिएगा, एक पर्टिकुलर सिनेरियो आपको दिया गया है। तो यहां पे मान लीजिए आपने एक कॉइन टॉस किया, बहुत ही एक हमारा कह सकते हो ना फेमस एग्जांपल है कॉइन टॉस करने का। तो यहां पे एक कॉइन टॉस आपने किया है। एट रैंडम का मतलब क्या हो जाता है, ये वर्ड पहली बार आप लोग में से बहुत लोग सुन रहे होंगे। तो देखिए, एट रैंडम का मतलब है पहली बार कर रहे हैं या आज तक कभी नहीं किया है, अब हो रहा है। ठीक है, इन सेंस कि यहां पे हमारे पास कोई भी पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कॉइन हेड्स कितनी बार देता है और टेल्स कितनी बार देता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमने रैंडमली कोई भी एक कॉइन उठाया बिना किसी बाइस के, बिना किसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के, सिर्फ एक कॉइन उठा के उसको हमने यहाँ पे टॉस करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जब हम सिक्के की बात करते हैं, जब हम कॉइन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम अज्यूम करते हैं कि वो एक फेयर कॉइन है। फेयर का मतलब क्या होगा, फेयर का मतलब ये होगा कि भैया कॉइन में किसी प्रकार का छल कपट, किसी प्रकार का असिमेट्री नहीं है। मतलब अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो हेड्स और टेल्स दोनों के ही आने के चांसेस बराबर है। ठीक है, तो यहां पे सिमेट्रिकल का मतलब है कि भैया कॉइन का कोई हिस्सा ऐसी तरीके से अफेक्टेड नहीं है जिससे कि उसके आने के चांसेस ज्यादा हो जाएं या कम हो जाएं। बहुत ही फेयर सिक्का, एकदम न्यायप्रिय सिक्का है, जिसको आप नॉर्मली टॉस करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट चाहिए होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ फेवरेबल हो जाएगा। हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से किसी एक भी कॉइन को या एक साइड को कुछ स्पेशल एडवांटेज मिले। ऐसे कॉइन को अगर हम अंग्रेजी की भाषा में कहें तो हम कहते हैं ऐसे किसी पर्टिकुलर, आप कह सकते हो टूल को आप कहते हैं अनबाइज्ड। ठीक है, और एक टॉस, हम एक फ्रेज हम यूज करते हैं रैंडम टॉस। रैंडम टॉस का मतलब जो हमारा सिक्का है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात, कोई भी आप कह सकते हो कि हेर फेर, मैल प्रैक्टिस नहीं है, वो बिल्कुल ही फेयर कॉइन है। ठीक है, अब ये हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम इतनी बातें करेंगे, जब हम इतना एक्सप्लोर करेंगे इस पर्टिकुलर डायमेंशन को, तभी हम अच्छे से यहाँ पे बात कर पाएंगे कि हम क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक थ्योरेटिकल अप्रोच बना रहे हैं। ठीक है, हम रैंडमली नहीं बोल रहे हैं कि भैया ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हमने बना दिया, कैसे बना, क्या हुआ, उसकी यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें एडवांस में क्या पता है इस कॉइन के बारे में। देखो इस कॉइन के बारे में हमें इन एडवांस ये पता है कि जो कॉइन लैंड करेगा तो ये दोनों में से एक फेस पे लैंड करेगा। ठीक है, तो वन ऑफ द टू पॉसिबल वेज, या तो हेड्स ऊपर आएगा या फिर टेल्स ऊपर आएगा। ठीक है, अब हम यहां पे एक कौन सी एक पॉसिबिलिटी को डिसमिस कर रहे हैं कि कॉइन सीधा खड़ा हो जाएगा, जो कि अक्सर आपने देखा नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, तो यहां पे हमने वो वाला केस हटा दिया। वो कभी कभी पॉसिबल होता है, जैसे मान लो आपने कॉइन टॉस किया सैंड पे, तो वहां पे वो अंदर बरी हो जाएगा और वो अपने एज पे स्टैंड कर लेगा, पर हम ऐसे किसी सिनेरियो को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो दो ही सिनेरियो पॉसिबल है। मैंने कॉइन टॉस किया तो या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबिलिटी है नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि दो ही आउटकम है, हेड और टेल। ठीक है, एंड एज लाइकली टू अकर एज अदर, इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों में से किसी एक के कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं है। हेड्स भी उतना ही आ सकता है जितना कि टेल्स आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो हेड्स और टेल्स दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं। ठीक है, अब हम यहां पे जब हम कह रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, देखो नया वर्ड सीखा आपने, इक्वली लाइकली। ठीक है, अब सर इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये वर्ड हम कहां इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए जब किसी चीज के, किसी पर्टिकुलर इवेंट को जब आप कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास दो पॉसिबल या ज्यादा भी आउटकम पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे यहां पे कॉइन टॉस की बात चल रही है, मान लो अगर मैं डाइस फेंकूंगा तो, ठीक है, तो डाइस फेंकने पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है ना, इतना क्लियर हो गया। जैसे अगर अपने डाइस फेंका तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है।
तो जब भी आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पे किसी भी इवेंट के आने के चांसेस, मतलब जो भी इवेंट आ सकते हैं उन सब के आने के चांसेस बराबर हो, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्ड्स भी खेल रहे हैं तो भैया अब आप कहो भैया 4 वाला नंबर जो है इस पर्टिकुलर डिजाइन का, कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन का, उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो बाकी और किसी कार्ड के बराबर ही होगी। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे आपके जो इवेंट हैं उनके आने के चांसेस बराबर होते हैं, उन्हें आप कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसा नाम है वैसा ही काम है। इक्वली मतलब देखो, इक्वल का सिंपल मतलब क्या होता है हिंदी में, बराबर, है ना। तो बराबर आने के चांसेस होते हैं सारे के। जैसे कॉइन टॉस करने पे हेड्स या फिर टेल्स, ऐसा तो नहीं होगा कॉइन टॉस करने पे हेड्स आने के चांसेस ज्यादा हैं और टेल्स आने के कम हो, ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं होती है। अगर कॉइन आपका सही है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो दोनों के चांसेस बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अब यहां पे आगे बढ़े हम और यहां पे बात करेंगे, देखो एग्जांपल किसका दिया है, एक आपने, मैंने बोला कॉइन का, दूसरा बोला डाइस का। दो यहां पे देखो डाइस के बारे में मेंशन्ड है कि डाइस जब आप थ्रो करते हैं तो डाइस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है, ईच नंबर हैज सेम पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग अप, सो द इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ थ्रोइंग अ डाई आर 1 2 3 4 5 6। मैं जब डाइस थ्रो करूंगा तो थ्रो करते समय मुझे पता नहीं होगा कि कौन सा नंबर आ सकता है। मेरे दिमाग में या मेरे हिसाब से कोई सा भी नंबर उन 6 में से आ सकता है ना। सबके आने के चांसेस बराबर हैं, सारे के सारे प्रबल दावेदार हैं कि भैया हम आ सकते हैं एज द फाइनल आउटकम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब यहां पे हम ये सब चीजें क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम एज अ क्वेश्चन देखने वाले हैं, सवालों में देखने वाले हैं, उसका आंसर भी हम निकालेंगे। ठीक है, अब यहां देखो एग्जाम्पल दिया है एक कि अगर एक बैग में 4 रेड बॉल हैं और 1 ब्लू बॉल है, ठीक है, एंड यू ड्रॉ अ बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, आपने क्या किया, उस बैग से एक बॉल निकालने का यहां पे आप प्रयास कर रहे हैं, आपके आउटकम्स पॉसिबल क्या हैं। सर अगर मैं मोटा माटी सोचूं तो उस बैग से या तो रेड बॉल निकल सकती है या फिर ब्लू बॉल निकल सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रेड बॉल और ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, बैग से बाहर आने की संभावना एक बराबर है, क्या वो इक्वली लाइकली हैं। अब आप यहां पे खुद सोचो, एक रियल लाइफ सिनेरियो आपको यहां पे दिया गया है, एक बैग में कितनी 4 रेड बॉल्स हैं और 1 ब्लू बॉल है। अब अगर मैं गणित के हिसाब से सोचूं या एक सामान्य परिस्थिति के हिसाब से भी सोचूं, तो क्या रेड और ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, आने की संभावना एक बराबर है। क्या ये दोनों इवेंट, रेड बॉल का आना और ब्लू बॉल का आना, क्या ये इक्वली लाइकली हैं। सर रेड बॉल है 4 और ब्लू बॉल है 1, तो दोनों की संख्या बराबर नहीं है। और यहां पे अगर मैं सोचूं तो बैग के अंदर मेरे हाथ में 4 रेड बॉल आ सकती हैं या फिर 1 ब्लू बॉल आने की संभावना है। 4 रेड बॉल में से कोई एक आएगी या फिर ब्लू बॉल में से ब्लू बॉल आएगी। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर मेरे पास वहां पे 4 रेड बॉल है और 1 ब्लू बॉल है, तो शायद हो सकता है ऐसा बहुत बार हो कि रेड बॉल ज्यादा बार निकल के आए बाहर, क्योंकि वो कैसी है, वो एक है जो कि बार बार आने की संभावना बना रही है, क्योंकि वो 4 हैं, तो 4 में से कोई एक आ सकती है ना। ब्लू बॉल क्योंकि एक ही है, तो मुझे बहुत ज्यादा लकी होना पड़ेगा कि जिस बॉल को मैंने यहां पे सोचा मैं निकालूंगा वो ब्लू निकले। तो यहां पे क्योंकि आपके बॉल्स की संख्या, मतलब रेड बॉल और ब्लू बॉल के बीच में जो संख्या है वो बराबर नहीं है, तो इनको मैं इक्वली लाइकली इवेंट नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर मैं सोचूं तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेड बॉल का आना की संभावना ज्यादा है, मोर लाइकली है कि रेड बॉल आए एज कंपेयर टू अ ब्लू बॉल। ये क्लियर हुआ, यहां पे कोई डाउट तो नहीं है, जरा सा भी नहीं। सर तो हमने यहां पे क्लियरली क्या बात बोली कि सर अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पे किसी भी आउटकम के आने की संभावना बराबर है, ठीक है, एक दूसरे के, उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 के केस में होगा कि भैया हेड और टेल के केस में हो रहा है ना, ये आपका डाइस के केस में भी हो सकता है जहां पे आपके पास 6 नंबर्स हैं, कार्ड्स के केस में भी हो सकता है जहां पे आपके पास 52 आउटकम्स पॉसिबल है।
तो उस केस में भी वहां पे भी एप्लीकेबल होगा ये सारी कंडीशन। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये दोनों जो है हमारा इवेंट जो है रेड बॉल और ब्लू बॉल वाला वो इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, हाउएवर द आउटकम ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल ऑफ एनी कलर फ्रॉम द बैग इज इक्वली लाइकली। अब अगर मैं वहां पे कलर के बिना बात करूं कि कोई भी एक कलर की बॉल निकाल दो, तब तो हर एक बॉल के आने की संभावना इक्वली लाइकली है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे एक्सपेरिमेंट आपके इक्वली लाइकली हों, ऐसा कोई रूल नहीं है, डू नॉट नेसेसरी। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ इवेंट होंगे जहां पे आपका इक्वली लाइकली वाला संभावना बनेगा और कुछ जगह पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए यहां पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहली बात, जब भी हम यहां पे कोई एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सिचुएशन को हम यहां पे सॉल्व करने की बात करेंगे, तो ऑल एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमें यहाँ पे ये मान के चलना है कि इन दिस चैप्टर हम नॉर्मल सिनारियो को लेके चलेंगे और हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि सबके आने के चांसेस इक्वली लाइकली है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो। ठीक है, अगर सवाल में सिनारियो नहीं दिया गया, नंबर्स नहीं दिए गए, वैल्यूज नहीं दी गई हैं, तब की बात हो रही है, और अगर वैल्यूज दिए गए होंगे तो उसके हिसाब से फिर हम प्रोबेबिलिटी वहां पे एक्सप्लोर करेंगे। अब बात आती है, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है भैया क्लास 9th में, बिल्कुल पढ़ी है सर। क्या पढ़ा है हमने सर? क्लास 9th में हमने एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रीवियसली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। जैसे अगर मैंने किसी कॉइन को 1000 बार टॉस किया है और उसमें 545 बार हेड्स आया है, तो फिर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी अगली बार जब मैं करूंगा तो वो हो जाएगी 545/1000। ये क्लियर हो गया? तो एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में सर, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करके उसके रिजल्ट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी पता लगाते हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आप इसका फॉर्मूला देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड। तो रिजल्ट में आपको मालूम चल जाएगा भैया कौन सा कितनी बार हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल कितनी बार आपने वो एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1000 बार कॉइन को टॉस किया, तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आपने टॉस कितनी बार किया था, हमने कहा 1000 टाइम्स, तो टॉस किया हमने 1000 टाइम्स, उसमें हेड्स आया कितनी बार, हेड्स आया 545 बार, और टेल्स आया जो रिमेनिंग बार था वो। ठीक है, तो इसमें अगर कोई मुझसे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा अगली बार के लिए, तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, दिए हुए जानकारी के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के हिसाब से ही अपना आंसर बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने 1000 बार किया था तो 1000, और नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका ये हेड्स आया वो आपका आ गया एज अ न्यूमरेटर। ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हमने कर लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारा एंड रिजल्ट आया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ हमने लिख दिया, और वहाँ पे हमने लिखा क्या सर, वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, तो 540 बार हेड्स आया था, तो हमने हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, 545/1000। क्लियर हो गया? ये तो क्लास 9 का था, हमने यहाँ पे फटाफट रिविजन कर लिया। अब मूविंग अहेड, जो नई चीज हमें पढ़नी है, ठीक है, तो पहले से इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो एम्फेरिकल आपका इंटरप्रिटेशन है वो क्या कहता है, तो एम्फेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू एवरी इवेंट एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है उससे जुड़े हुए हर एक इवेंट से आप इस प्रोबेबिलिटी को जोड़ सकते हो, और ये कितनी भी बार रिपीट हुआ हो सकता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यूजुअली कैसा होता है, यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मैं 4 बार कॉइन टॉस करके नहीं करूंगा एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी। मुझे अगर एम्फेरिकल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना है तो कम से कम 100 बार, 500 बार, 1000 बार एक पर्टिकुलर इवेंट को करके देखना पड़ेगा, उसके रिजल्ट के बेसिस पे फिर अपना आंसर बताना पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ एन रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट हैज सम लिमिटेशंस as it can be very expensive and unfeasible in many situations। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी है या ये जो अप्रोच है,
ये देखने में और सोचने में और करने में तो अच्छी लगती है, लेकिन किंतु परंतु कई बार ये बहुत ही फाइनेंशियली मुश्किल और अनफीजिबल हो सकती है। ठीक है, चलिए आपने कॉइन टॉस कर लिया 1000 बार, अब डाइस थ्रो करना है वो भी आप कर लोगे 1000 बार, मान लो कार्ड्स का कुछ करना है वो भी कर लोगे, पर मान लो आपको किसी बैग से बॉल निकालने वाला इवेंट करना है, तो उस केस में आपको कई बार कठिनाई का सामना कर सकता है। तो यहाँ पे इजी जो है हमारे ऐसे काम जैसे कि कॉइन टॉस करना, डाइस थ्रो करना, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। अब मैं घर में बैठ के, चलो किसी ने मुझे बता दिया कि 1000 बार टॉस करने पे ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, पर ईमानदारी से अगर मैं सोचूं तो क्या मैं खुद से कोई एक ऐसा इवेंट कर पाऊंगा जहां पे मैं 1000 बार कॉइन को टॉस करने जितना पेशेंस रख के फिर अपना आंसर निकालूं? टू बी ऑनेस्ट मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे ऐसा कुछ सोचा कि भैया आपको कुछ और अप्रोच भी डेवलप करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, अनफॉर्चुनेट इवेंट की बात हो रही है, दैट इज अर्थक्वेक की बात हो रही है। अब अर्थक्वेक के आने की प्रोबेबिलिटी में एम्फेरिकल अप्रोच से तो नहीं ही निकाल सकता। मतलब मैं क्या चाहूंगा कि भाई धरती पे 1000 बार अर्थक्वेक आ जाए तब जाके मैं इवैल्यूएट करूंगा, नहीं भैया, तब तो बहुत लेट हो जाएगा, प्रोबेबली हमारे लिए सेफ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे किसी सिनेरियो में बहुत बार आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है इवैल्यूएट करना, किसी इवेंट को पूरी तरह कर पाना, ठीक है, और फिर अपना आंसर निकाल पाना। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो भैया उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं ये तो नहीं वेट करूंगा कि पहले 100 बार अर्थक्वेक आ जाए उसके बाद में पता लगाऊं कि क्या प्रोबेबिलिटी, नहीं, तब तक शायद लेट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ केसेस में इस पर्टिकुलर अप्रोच की जो लिमिट है वो यहाँ पे सामने आ जाती है, लिमिटेशन सामने आ जाती है कि भैया ये नहीं कर पाता है अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए हमने फिर कौन सा अप्रोच इजाद किया है, हमने ऐसा अप्रोच सोचा है जहां पे हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम करने वाले, तो इन एक्सपेरिमेंट्स वेयर वी आर प्रिपेयर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस द रिपीटेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी अवॉइडेड। अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं जहां पे हमें एक्सपेरिमेंट करे बिना भी कुछ अजम्पशन के बेसिस पे हम अपना आंसर निकाल पा रहे हैं, तो फिर हम यहां पे उस अप्रोच को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा यूज करने के लिए ज्यादा फीजिबल मानते हैं, क्योंकि भैया वो आपका बिना कोई समय लिए, बिना कोई पैसा, बिना कोई फीजिबिलिटी पे क्वेश्चन लगाए डायरेक्टली आपको अपना आंसर बता देती है। तो अब उसकी बात होगी यहां पे। ठीक है, और वो आपका कहलाता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे आप इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है उसका, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे यहां पे देखिएगा, इसका सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे बहुत सिंपल सी बात कहोगे कि भैया देखिए आप गिनिए वो सारे सिचुएशंस, वो सारे आउटकम्स जो कि आपके लिए फेवरेबल हैं, और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम से। अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल दूं तो मान लो अगर मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, अब डाइस में अगर मैं सोचूं तो क्या क्या आउटकम पॉसिबल हैं, तो भैया 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में ये आउटकम्स कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं इससे फर्क पड़ता है। तो यहां पे आप कहोगे कि भैया आपके पॉसिबल आउटकम जो वो हैं 6 हैं, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब मान लो कोई मुझे बोल दे कि भैया डाइस थ्रो करने पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भैया इनमें से प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो सर प्राइम नंबर अगर मैं यहां पे देखूं तो वो हो जाएंगे 2 3 एंड 5। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो सर इनकी संख्या है 3। ठीक है, अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहां पे किसकी, प्राइम नंबर की, तो यहां पे ये जो गणित का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहता है, वो कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपेरिमेंट करने पे कितनी बार कौन सा रिजल्ट आया, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट यहां नहीं कर रहे हैं, हमारा एजेंडा यही है कि हम बिना एक्सपेरिमेंट करे ही प्रोबेबिलिटी निकाल लें। ठीक है ना,
तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके काम के हैं 3 आउटकम्स, टोटल है 6 आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, और ये जो प्रोबेबिलिटी का मेथड है जहां पे हम हमारे काम के हमारे लिए फेवरेबल जितने आउटकम्स हैं उनकी संख्या को लेके उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, तो हमें मिल जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, ये किसने बताया था? ये इट वाज गिवन बाय पेरी साइमन, ठीक है, लापेस, इन्होंने दिया था 1975 में। आपको खैर वो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या होता है। थ्योरेटिकल अप्रोच में बहुत सिंपल है, क्योंकि किसी चीज को हम बहुत बार, 1000 बार, 500 बार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम वहां पे सोचते हैं कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आ जाएंगे हमारे, एंड उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। ठीक है, यानी कितनी बार हम जीत रहे हैं, कितनी बार हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर इवेंट में होने के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये देखो इनके बारे में लिखा है भैया 1749 से 1827, कब किया तुमने? 1795 में किया था, सो सॉरी। ठीक है, ये बात अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ आपको खास याद करना नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया था किसका? प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा यहाँ पे काम हो जाए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे हमारे आउटकम्स की। कितने आउटकम्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने भैया? तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे संख्या है भैया, हेड या टेल उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए संख्या इंपॉर्टेंट है। तो भैया आउटकम्स जो पॉसिबल हैं बिना सोचे कि क्या आएगा, अगर मैं एकदम शुरू कर रहा हूं तो अभी मेरे दिमाग में क्या हो सकता है कि भैया हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है। तो 2 हेड एंड टेल, ये मैंने लिख दिया हेड एंड टेल। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद अगर हम यहाँ पे सोचेंगे तो हमारे लिए फर्स्ट सिनेरियो में बोलेगा फेवरेबल आउटकम। अगर हम ऐसे देखें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख दो, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब हमारे लिए फेवरेबल क्या है, कौन सा है हमारे लिए फेवरेबल? तो सर अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड बतानी है, तो मतलब फेवरेबल हो जाएगा यहां पे हेड। उसकी संख्या कितने है? वो 1 है। कौन सा भैया? हेड। तो अगर हमारे पास ये दोनों जानकारी आ गई है कि भैया 1 हेड है और कुल मिला के 2 आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी यहाँ पे आप देखोगे कितनी? सर 1 हमारा यहाँ पे फेवरेबल है, 2 है टोटल, तो 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अगर कोई अब मुझसे पूछे कि भैया आपको टेल का भी बोला है, देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो उस केस में आप बोलोगे भैया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फिर से आउटकम हेड या टेल है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं संख्या में इससे फर्क पड़ता है, तो एक ही है और वो है टेल। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा यहाँ पे टेल्स आने की या टेल आने की, तो मेरा जवाब क्या होगा? सर फेवरेबल हमारे काम में 1 है, टोटल है 2, तो 1/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5। ये क्लियर है? तो दोनों ही केस में मेरा आंसर कितना है? सर दोनों ही केस में आंसर आ रहा है 0.5। इजी क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, अभी ऐसे कुछ खास दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्या बोलते हो? है ना? डन, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए मूविंग अहेड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 2, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। कुल मिला के 3 बॉल हैं, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। ठीक है, सारे बॉल्स का साइज लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम है, मतलब आप उसको हाथ में जब उठाएंगे या पकड़ेंगे तो आपको साइज का अंदाजा नहीं होगा, आपके लिए सारी बॉल एक बराबर ही दिखेंगी। ठीक है, एक बराबर फील होंगी रादर। कृतिका टेक्स 1 बॉल आउट ऑफ द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो कृतिका ने क्या किया? बिना बैग में झांके अपने हाथ से ही यहाँ पे एक बॉल पिक करने की कोशिश की है। आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि भैया येलो बॉल की कितनी है, रेड बॉल की कितनी है और ब्लू बॉल की कितनी है। सबसे पहला काम हम यहाँ करेंगे यहाँ पे कि भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता लगाएंगे।
कितना होगा भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? सर कुल मिला के आपके पास 3 बॉल हैं तो आउटकम्स यहाँ पे हो जाएंगे 3। एक हो गई रेड, ब्लू एंड येलो, तो यहाँ पे लिख दो रेड, ब्लू एंड येलो। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसके बाद अगर मैं देखूं येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, तो यहाँ पे लिखा मैंने फर्स्ट नंबर ऑफ येलो बॉल। कितनी येलो बॉल है हमारे पास बैग में? सर येलो बॉल हमारे पास है बैग में, अगर मैं याद करूं तो 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितनी हैं भैया? तो वो हैं सर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये हमारा फेवरेबल आउटकम भी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इन केस अगर आपको कहीं फॉर्मूला लिखना पड़े तो क्या लिखोगे कि भैया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो फेवरेबल मेरे पास 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो वुड बी फेवरेबल है 1, टोटल है 3, तो जवाब आएगा 1/3। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, पहले तो एक पार्टीशन कर देते हैं। इसके सेकंड पार्ट में अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सेकंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी बोली है उसने? सर रेड बॉल की। तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कितनी है रेड बॉल्स? तो सर 1 ही है रेड बॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसकी प्रोबेबिलिटी अगर बतानी है तो आप क्या बोलोगे भैया? बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, क्योंकि हम फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फेवरेबल है 1, टोटल है 3, 1 ही रेड बॉल है जो हमारे लिए वो फेवरेबल हो जाएगी, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो उसमें आपके नंबर ऑफ, क्या नाम है इसका सर, रेड हो गया और येलो हो गया, ब्लू बाकी है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना? 1, ठीक है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल कितनी होगी ये हमें पता लगानी है। तो सर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। इतना क्लियर है? तो यहां भी 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 हमारा आंसर आ रहा है। तो कुल मिला के क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी एक बराबर है तो इनको हम कहीं ना कहीं इक्वली लाइकली इवेंट्स भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑफ, ठीक है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, 1/3 1/3 1/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि भैया रेड बॉल की भी 1/3 है, उसके बाद जो अगली थी येलो बॉल और जो ब्लू बॉल है, सबकी प्रोबेबिलिटी आपस में क्या है? सबकी प्रोबेबिलिटी आपस में आ रही है यहाँ पे 1/3 के बराबर ही। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। चलिए अब आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक रिमार्क से इंपॉर्टेंट जो कि आपको यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे, समझने चाहिए कुल मिला के। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसमें एक ही आउटकम पॉसिबल है तो उसको आप कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। यहां पे एग्जांपल 1 की अगर आप बात करेंगे देखेंगे तो इवेंट E एंड F आर एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। देखो वैसे तो कॉइन टॉस करने पे क्या आ सकता है सर? वैसे अगर हम कॉइन टॉस करें तो या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। लेकिन अब यहां पे एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे सर? एलिमेंट्री इवेंट्स वो होंगे जिसमें अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हो जाए, या अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हो जाए। ऐसे इवेंट जिसमें एक का आना, ओनली वन आउटकम जिसमें पॉसिबल, जिसमें एक का आना दूसरे का आना ऑटोमेटिकली कैंसिल करवा देता है। जैसे यहाँ पे हेड्स आएगा तो टेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, टेल्स आएगा तो हेड्स नहीं आएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे इवेंट जिसमें आपके इवेंट में क्या हो जाता है, आपके इवेंट में एक ही आउटकम पॉसिबल है और दूसरा वाला आउटकम या दूसरे जो और बाकी आउटकम्स है उनका आना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप उन्हें कहते हो एलिमेंट्री इवेंट्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल जो है वो बॉल्स का दिया है। अगर मैंने बैग में से येलो बॉल निकाली तो ऑब्वियस सी बात है ब्लू और रेड बॉल अब नहीं आ सकते, तो ये कैसा इवेंट हो गया? तो ये भी एक तरीके से एलिमेंट्री इवेंट हो गया, जहां पे एक का होना दूसरे को सिचुएशन से एलिमिनेट करवा दे। जैसे अगर मुझे पता चल गया कि मेरे डाइस पे हेड्स, मेरे कॉइन टॉस पे हेड्स आया, तो मैं 100% श्योर हूं कि उस पर टेल्स नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हेड्स आ चुका है तो टेल्स तो नहीं आया है ना। ये क्लियर हो गया?
बिल्कुल ठीक। वैसे ही अगर मैंने रेड बॉल निकाल दी तो मुझे पता है भैया रेड बॉल आ चुकी है, अब कोई और बॉल नहीं आ सकती जब तक मैं दोबारा वो इवेंट ना करूं, या तो रेड बॉल को अलग से फेंकने के बाद करूं या फिर रेड बॉल को वापस अंदर डाल दूं तो। ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि रेड बॉल तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं उसका कुछ निराकरण ना कर दूं। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल 1 में आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है उन सबको ऐड करोगे तो उनका सम आ रहा है 1, क्योंकि आपके हेड्स की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/2, टेल्स की भी आई थी 1/2, सो 1/2 जोड़ के कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे देखोगे y की आई थी 1/3 और रेड की आई थी 1/3, ब्लू की भी आई थी 1/3, सबको ऐड करोगे तो भी आंसर आएगा 3/3 यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हो कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अगर कोई ऐसा इवेंट है, अगर कोई ऐसा आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है जो कि एलिमेंट्री इवेंट्स का बना हुआ है, तो सारे एलिमेंट्री इवेंट्स, ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स का सम करने पे मेरा जो आंसर आता है वो आता है हमेशा 1। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन है जहां पे एलिमेंट्री आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आपके जो है वो एलिमेंट्री सिचुएशन में मानी प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है दोनों की, ठीक है, इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं कि एक का आना दूसरे का आना ऑटोमेटिकली कैंसिल करवा देगा, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1 के बराबर। ठीक है, क्लियर है ये? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। देखो एग्जांपल 3 क्या बोल रहा है, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, यहाँ पे आप लिखोगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स, क्योंकि डाइस में कुछ लिखा हुआ नहीं है, एकदम फेयर डाइस है, तो प्रोबेबली मैं क्या करूंगा, टोटल आउटकम्स को कितना बोल दूंगा सर, उसको बोल दूंगा 6। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, तो ये पहली सिचुएशन है। ठीक है, आपको यहां पे बतानी है कि नंबर ऑफ, या आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 4 से बड़े हैं? कितने भैया सर? 2 हैं। प्रोबेबिलिटी का नियम क्या कहता है सर? प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय कितना सर, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहां पे देखूं और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 मुझे बोला है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, 4 से बड़ा, तो सर 4 से बड़े 2 ही नंबर है, 5 और 6, तो यहाँ पे आपके पक्ष में हो गए 5 और 6। अब मुझे नहीं पड़ता वो 5 और 6 है, मेरे लिए उनकी संख्या जरूरी है, तो 5 और 6 2 नंबर्स हैं, तो 2 टोटल होते हैं 6, तो 2/6 यानी 1/3। सेकेंड सिचुएशन क्या है सर? सेकेंड है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में क्या बोलेंगे आप बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी ऑफ नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन और है ना, लेस देन और इक्वल टू 4। कितने भैया ऐसे? तो सर ऐसे अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो 4 हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं यहाँ पे तो वो है लेस देन इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 4/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कह रहा है कि एक आपके पास वेल्ड शफल्ड डेक है, मतलब जिसमें कोई भी फर्जीवाड़ा करना, मतलब कोई भी गलत तरीके से कोई भी कार्ड को लाने की यहाँ पे आपके पास कोई स्कोप नहीं है। सब कुछ नॉर्मली अगर होता है, पूरे नेचुरल प्रोसेस से अगर होगा तो आपके पास आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी। पहला, कितने कार्ड्स है? देखो 52 कार्ड्स होते हैं किसी भी डेक में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 52 कार्ड्स हैं तो आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल हम लिख देंगे यहाँ पे टोटल आउटकम्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे सर? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पे आप देखोगे 52। अब इसमें पहला पार्ट क्या है आपका? पहला पार्ट यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं आपको प्रॉपर एग्जाम के तरीके से लिखना सिखाऊं तो यहाँ पे आप कहोगे कि लेट ई बी द इवेंट
event where, let E be the event where card drawn is an ace, ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब यहां पे आप कहोगे भैया नंबर ऑफ एस कार्ड्स कितने होते हैं एक डेक में? सर एस किसको कहते हैं अगर आपको याद ना हो, देखो आपके जो कार्ड्स का सेट होता है ना उसमें देखना एक कार्ड होता है जिसपे ऐसा ए लिखा हुआ होता है बस, है ना, ऐसे उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, ऐसे ए लिखा हुआ होता है, और जो भी डिजाइन हो प्रोबेबली डायमंड हो सकता है वो बना हुआ होगा, ठीक है, या फिर अगर वो अपना हार्ट है तो वो बना हुआ होगा, जिस भी तरीके का डिजाइन होगा वो बना हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, और उसका एक ऐसा कार्ड होता है। तो ऐसे कितने कार्ड होते हैं जिसमें ऐसे लिखा हुआ होता है ए करके? सर ऐसे 4 कार्ड होते हैं, एक हार्ट्स का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक अपने चौथे डिजाइन का, है ना, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या, स्पेड, डायमंड, हार्ट्स और उसके बाद फिर अपना एक और जो चौथा डिजाइन होता है, ठीक है, जिसको अपन वो ऐसा ट्री के जैसा होता है वो जो, तो 4 होते हैं, ठीक है, क्लब्स, हाँ क्लब्स, ठीक है, तो एस कार्ड्स होते हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट P ऑफ E मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उस इवेंट की जहाँ पे आप एस कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, तो हमारे काम के हमारे फेवरेबल हो गए 4, टोटल थे 52, तो 4/52 यानी 1/13। चलिए अब देखो इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, नॉट एन एस, मतलब एस नहीं होना चाहिए, तो एस के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे सेकंड वाले हमारे इसके पार्ट की बात करूं तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा सेकंड पार्ट में कि भैया लेट, सेकंड पार्ट में लिखा मैंने यहां पे कि लेट एफ बी द इवेंट वेयर, एफ बी द इवेंट वेयर card drawn is not an ace, card drawn is not an ace, is not ace, not an ace। तो जो कार्ड ड्रॉ किया है वो एस नहीं है, तो ऐसे कितने कार्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड, यानी आपको एस वाले नहीं चाहिए, तो सर कुल मिला के होते हैं यहाँ पे 52, उसमें से एस वाले होते हैं 4, तो वो हमको नहीं चाहिए, तो उनको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 48। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल्स टू 48, यानी आपके फेवरेबल अपॉन टोटल यानी 52, इसको आप करोगे 4 से कैंसिल तो 12/13। अच्छा यहाँ पे बात देखना इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम करने की कोशिश करूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को जोड़ूं, तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा सर, मेरे को 1/13 में 12/13 ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये 13 रहेगा, ऊपर 12 + 1 हो जाएगा 13, और इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 13/13 विच इज 1। ये क्लियर हुआ? अब इसी को जरा थोड़ा सा सोचोगे अगर आप, तो मैं एफ को किसी और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं क्या मैं इवेंट एफ को अगर मैं थोड़ा सा स्कैन करूं तो मेरे इवेंट एफ में क्या चीज हाईलाइट हो रही है? सर इवेंट एफ में नॉन एस हाईलाइट हो रहा है, नॉट एन एस हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये एस नहीं है। और इवेंट ई में हमने एस को हाईलाइट किया था कि ये एस आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो अगर ई मेरा ओरिजिनल इवेंट है, यहां पे समझना, तो मैंने लिखा भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया मेरा जोड़ जाड़ के 1 के बराबर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई था मेरा, यहां पे आप देखोगे तो एस वाले के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ था नॉट एन एस के लिए, तो अगर यहां पे नॉट एन एस लिख रहे हैं तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वाला जो इवेंट है मेरा उसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई है? इज दिस फेयर इनफ? इज दिस करेक्ट टू से
क्या बोला मैंने कहा जो एफ इवेंट था उसको मैं रीडिफाइन कर रहा हूं, एक नए शब्दों से उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि भैया यहां पे आप कह रहे हैं उसको कि वो एक ऐसा इवेंट है विच इज नॉट एन एस, ठीक है। तो नॉट ई करके लिख दिया मैंने, क्योंकि एफ को जब मैं डिफाइन कर रहा था तो वो एस के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। और यहां पे अगर मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊं तो जो रिजल्ट मेरे सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसको अगर मैं सिंपल सरल भाषा में लिखूं तो किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये भैया आपका ई हो रहा है, एस वाला इवेंट हो रहा है, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हैपनिंग या नॉट दैट पर्टिकुलर इवेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर मुझे कितना मिलता है, हमेशा मुझे मिलता है हमेशा यहां पे 1 के बराबर। तो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट के रूप में मुझे मिलता है हमेशा 1। ये क्लियर हुआ। ये हमने यहां पे क्या एक्सप्लोर किया, इस सवाल के सहारे हमने ये एक्सप्लोर किया कि अगर किसी चीज के होने की, एस के आने की प्रोबेबिलिटी और एस के ना आने की प्रोबेबिलिटी जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमने ये सीखा कि इन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो कि हमारा एक इवेंट है, और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि देखो ये जो आने वाला समय है उसमें इंडिया का मैच होने वाला है, ठीक है, आजकल तो हर हफ्ते होता रहता है। तो इंडिया के मैच का रिजल्ट क्या होगा उसकी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, है और क्या। देखो लग गई शर्त, मान लो मैंने अभिषेक जो है मेरा दोस्त, उससे शर्त लगाई कि 500 रुपए की शर्त लगा ले, या तो इंडिया जीतेगी या इंडिया हारेगी, ठीक है। अब अभिषेक मुझे क्या बोलेगा, मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो बोलेगा मुझे वो कि कहना सर मैं इतना भी मूर्ख तो नहीं हूं कि आपकी इस जाल में फंस जाऊं। मतलब ये तो क्लियर सी बात है कि या तो इंडिया जीतेगी या तो इंडिया नहीं जीतेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं। इन दोनों में से किसी एक का होना तो पक्का ही है कि नहीं। तो ठीक वैसे यहाँ पे किसी चीज के होने की या ना होने की, नॉट ई का मतलब क्या हो गया, ना होने की, तो या तो इंडिया के जीतने की और इंडिया के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी मिला के हो जाएगी 1। अच्छा ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपने पढ़ा भी है क्लास 9th में कि भैया प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी नंबर की वो 0 से लेकर 1 के बीच में हमेशा रहती है। जहां पे 0 क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो चीज नहीं होगी। अब जैसे मैं अभिषेक से पूछूं कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, है सर वो तो खेल ही नहीं रहा, मतलब वो तो बाहर ही हो रहा है, अब क्या बात कर रहे हो, इसकी कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, ये तो 0 है। मतलब ये तो अभिषेक से रात को 2 बजे उठ के पूछोगे तब भी बोल जाएगा सर पाकिस्तान तो नहीं जीत रहा। बात तो सही है भैया, क्योंकि वो तो बाहर हो गया है। हालांकि अभिषेक ने ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बोल दिया था, इतना उसको कॉन्फिडेंस था उस टीम पे, पर खैर अब तो वो श्योरिटी के साथ बोल सकता है। तो वो कौन सा इवेंट हो गया, वो हो गया 0 वाला इवेंट। अब अगर मैं पूछूं तो सर अभी से बोलेगा सर कुल मिला के कोई ना कोई एक टीम तो जीत ही जाएगी। अब ऐसी बात बोलेगा तो मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, ये तो होना ही है, क्योंकि भैया वर्ल्ड कप हो रहा है तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेकर 1 के बीच में लाए करती है, ठीक है। और 1 वहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है श्योर इवेंट को, ठीक है, जिसका होना पक्का है। जैसे अभिषेक की शादी होना पक्का है, ठीक है, बस लड़की मिल जाए वो तो करने को तैयार है। तो अगर कोई उससे पूछे, उसके दोस्तों से पूछे भैया अभिषेक की शादी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम बोलेंगे भैया 1। क्यों भैया, क्योंकि लड़का तो तैयार ही बैठा है, लेकिन बस लड़की मिल जाए तो वो कर लेगा, वही नहीं मिल रही है फिलहाल। तो इस तरीके के इवेंट जहां पे चीज होना श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जब मैं किसी चीज को इस तरीके से मेंशन कर रहा हूं कि मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से ही कोई चीज होगी, जैसे मैच होगा तो या तो टीम जीतेगी या तो टीम नहीं जीतेगी, उसके अलावा कोई थर्ड अल्टरनेटिव तो है ही नहीं अपने स्पोर्ट्स में, है ना। तो होना और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 के बराबर हो जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 हो जाती है।
ठीक है। अब यहाँ समझो तो एग्जाम्पल 5 देखो क्या बोल रहा है। दो प्लेयर है संगीता और रेशमा जो कि टेनिस का मैच खेल रहे हैं। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। देखो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, ठीक है। तो यहां पे समझना कि भैया आपको दिया हुआ है यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग कितनी है भैया। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग यहां पे हमें दी है, संगीता विन लिख रहा हूं मैं यहां पे, कितनी है तो वो है 0.62। अब मैंने क्या सीखा है, तो सर मैंने ये सीखा है कि किसी चीज के होने की और न होने की प्रोबेबिलिटी, तो किसी चीज के होने की और न होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस सिनेरियो को, ठीक है, हमारे सवाल के हिसाब से यहां पे क्या करूं, उसको हम यहां पे उसको कस्टमाइज करें तो हम यहां पे बोलेंगे कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नो विन, मतलब संगीता नॉट विन, संगीता के जीतने की या संगीता के ना जीतने की, नॉट विन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सर 1 ही रहेगी, ठीक है। तो किसी चीज के होने की, जीतने की, यहां पे जीत होने की प्रोबेबिलिटी और जीत ना होने की प्रोबेबिलिटी मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं संगीता के लिहाज से बात करूं तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो संगीता जी जीतेंगी या तो संगीता जी हार जाएंगी, है ना। अब हारने को हम कैसे लिख सकते हैं, नॉट विन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहां पे आप एक बात देखो, अगर दो लोग खेल रहे हैं और अगर हम यहां पे बात करें कि भैया आपका मैच ऐसा हो रहा है कि दोनों में से कोई एक ना एक जीतेगा ही जीतेगा, तो प्रोबेबली यहां पे आप क्या बोलोगे सर, यहां पे हम बोलेंगे कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन प्लस, अब अगर संगीता नहीं जीतेंगी तो कौन जीतेगा, सामने वाला खिलाड़ी। और सामने वाला खिलाड़ी कौन है, सामने वाला खिलाड़ी है, यहां पे आप देखोगे नाम लिखा है रेशमा। रेशमा विन इज इक्वल टू कितना, तो सर ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब क्योंकि सवाल में ड्रॉ होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि ऐसे ही मामला चलना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब मैं यहां पे फर्दर अगर इसको सॉल्व करूं तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62 प्लस रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं है तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन ही लिख रहा हूं यहां पे फिलहाल, ठीक है। एंड इट वुड बी इक्वल टू कितना, 1। अब आप ये 0.62 को वहां भेज दोगे तो गणित का ज्ञान क्या कहेगा कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन कितनी हो जाएगी, तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.62, 1 माइनस 0.62 आपने माइनस किया तो जवाब आएगा 0.38। करो एक बार माइनस करके देखो, 1 माइनस 0.62, हाँ जी सर 0.38 आएगा। तो क्या मैंने एक्चुअली किसी तरीके से रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली, नहीं, मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया ना, मैंने रेशमा का रिकॉर्ड चेक किया ना कुछ किया, मैंने क्या किया, मैंने संगीता के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया कि भैया रेशमा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं, स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सविता और हामिदा दो दोस्त हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे, दोनों का बर्थडे अलग अलग है और सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यहाँ पे, और साथ में क्या लिखा है, इग्नोरिंग लीप ईयर। अब देखो यहाँ पे, अब आपको दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन मनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए सविता का बर्थडे आता है किस दिन, तो सविता का बर्थडे आता है, मान लो अगर सविता का बर्थडे आता है मार्च 3 को, ठीक है। अब अगर दोनों का बर्थडे अलग अलग होना है तो जो हमारी हामिदा है, जो इनकी दोस्त हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है सर, उनके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कि आपके साल में होते हैं 365 दिन, आप किसी भी दिन अपना बर्थडे मना लीजिए एक्सेप्ट फॉर मार्च 3, ठीक है।
सो मार्च 3 को आप अपना बर्थडे नहीं मना सकती हैं, बाकी बचे हुए 365 दिन में से कोई सा भी दिन चुन लीजिए। ठीक है, 365 क्यों बोला, क्योंकि साल में 365 डेज होते हैं, उनमें से बचे हुए जितने दिन हैं उनमें से किसी भी दिन अपना बर्थडे आप मना सकते हैं। अब ये मार्च 3 की जगह सितंबर 14 भी हो सकता है, जनवरी 21 भी हो सकता है, दिसंबर 3 भी हो सकता है, कोई सा भी दिन हो सकता है, लेकिन वो एक दिन आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पे मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी को माइनस कर दूंगा, तो एक दिन अलाउड नहीं है, मतलब 364 जो आपके बचे हुए डेज हैं उनमें से किसी भी दिन आप बर्थडे मना सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस सवाल को हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहां पे भैया टोटल महीने, साल में दिन कितने होते हैं, तो सर साल में दिन होते हैं 365, तो आपके पास यहां पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो आपके पास टोटल आउटकम्स हो जाएंगे यहां पे 365। ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल। अब इसमें से पहला केस डिफरेंट बर्थडेज के लिए आप क्या करोगे यहां पे, तो आप यहां पे लिखोगे भैया कि लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट वेयर two friends have different birthdays। ठीक है, चलो, तो अगर आप यहां पे देखोगे भैया उनके डिफरेंट बर्थडेज हैं, ठीक है, यहां पे उसको हमने मान लिया हमारा इवेंट। अब यहां पे हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, तो हमने अभी चर्चा करी यहां पे कि सर कुल मिला के हमारे पास साल में है 365 दिन, जिसमें से एक दिन, जिस दिन सविता का बर्थडे है उस दिन हमेदा अपना बर्थडे नहीं मना सकती हैं, उनको किसी और दिन अपना बर्थडे फिक्स करना पड़ेगा, तो उनके पास 364 ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास, 364 ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिस दिन हामिदा अपना बर्थडे मना सकती हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मुझसे कोई पूछेगा, पहले वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी कोई पूछेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वुड बी 364 अपॉन 365। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ा आसानी से हो गया। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, देखो इसका सेकेंड पार्ट है कि दे हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं तो इसके सेकेंड पार्ट में मैं क्या बोलूंगा, सर सेकेंड पार्ट में बहुत सिंपल सी बात जो यहां पे हमारे सामने आएगी वो क्या होगी, तो सर वो ये होगी कि भैया देखिए आपने कहा अब बर्थडे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी जिस दिन आपके सविता का बर्थडे है उसी दिन हामिदा का बर्थडे होगा, और ऐसा दिन साल में एक ही होगा क्योंकि आपको सेम बर्थडे मनाना है। तो अगर मैं यहां पे ऑब्जर्व करूं, यहां पे अगर मैं सोचूं, तो मेरा वो जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वो मुझे इवैल्यूएट करना है। तो लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट where two friends have same birthday। ठीक है, have same birthday यानी उनका जन्मदिन एक ही दिन मना रहे हैं। तो इस केस में उनके पास फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा सर, इस केस में अगर हम देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो एक दिन जिस दिन दोनों का बर्थडे हम मना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं यहां पे निकालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ वुड बी इक्वल टू 1/365। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिफरेंट बर्थडेज या फिर सेम की जगह नॉट डिफरेंट बर्थडेज। अगर बर्थडेज डिफरेंट नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है सेम हो जाएंगे। तो अगर आप इसको इस अप्रोच से करेंगे तो आपका सेकेंड वाले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे भी निकल सकती है कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है आपकी वो भी 1-364 अपॉन 365 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 1/365। इतना क्लियर है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत तो नहीं।
जरा से भी नहीं सर। तो मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिए। पहला वाला था डिफरेंट बर्थडे, दूसरा था सेम बर्थडे। सेम बर्थडे को मैं अगर अंग्रेजी में कहूं तो वो नॉट अ डिफरेंट बर्थडे भी कहा जा सकता है, और क्योंकि नॉट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो हम 1 माइनस डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। अब डिफरेंट बर्थडे में 364 क्यों आया वो भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमारी सविता का बर्थडे किसी एक पर्टिकुलर दिन पे आ रहा है, उस दिन को छोड़ के बाकी सारे दिन में से कोई भी एक दिन हामिदा पिक कर सकती हैं, ठीक है। तो आपके पास बाकी सारे कितने बचे भैया, 364 डेज बचे, उनमें से कोई भी एक पिक कर सकती हैं। अब हामिदा कौन सा पिक करेंगी वो हमें नहीं पता, तो हमने इसलिए प्रोबेबिलिटी में पूरा लिया 364/365। ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। ये मैं हिंदी वाला पार्ट जो लिखा मैंने वो हटा देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा से भी नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया एग्जाम्पल 6। अब एग्जाम्पल 7 क्या है, तो भैया एक क्लास में कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, ठीक है। ऑफ विच 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज, ठीक है। तो यहां पे आपने कहा 25 गर्ल्स हैं, 15 है बॉयज। अब यहां पे क्या हो रहा है, द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। She writes the name of each student on a separate card, the card being identical. Then she puts the card in the bag and stirs them. और अपन कहते हैं लकी ड्रॉ वाला सिस्टम जो होता है वो किया उन्होंने। अब यहाँ पे आपको क्या बतानी है कि भैया जिसका भी नाम निकला वो गर्ल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और बॉय है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए, तो यहाँ पे आपने लिखा सबसे पहले कि भैया आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो वो है 40। आपने लिखा यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितना हो जाएगा सर, वो है 40। अब यहां पे इसका पहला पार्ट क्या होगा, तो सर पहले पार्ट में आप यही बोलोगे कि लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट वेयर क्या होगा, वेयर नेम रिटर्न इज ऑफ अ गर्ल। जो नाम आपको यहां पे पर्ची पे मिला, ठीक है, इज ऑफ अ गर्ल। तो भैया अगर ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं तो हमारे इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे वो मेंशन करो। तो सर इसमें हम देखेंगे तो 25 गर्ल्स हैं क्लास में, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। और अगर कोई प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वुड बी इक्वल टू 25/40, ठीक है। इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो 5/8 हो जाएगा, और अगर और सिंप्लीफाई करना चाहोगे आप तो ये देखो 0.6 कितना, 0.625 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक करो, 8 6 48, 20 कितना बचा, 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ है तो 0, 8 2 16, हाँ 8 5 40। चलिए, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम क्या लेके आएंगे पिक्चर में, सेकंड पार्ट में देखो उन्होंने बोला है बॉय है यहाँ पे जिसका नाम आया, तो उसमें आप इवेंट पहले डिफाइन कर दो। तो लेट एफ बी द इवेंट, लेट एफ बी द इवेंट वेयर, लेट एफ बी द इवेंट वेयर नेम रिटर्न इज, नेम रिटर्न, ठीक है, इज ऑफ अ बॉय। भैया रिटर्न की स्पेलिंग सही लिखना क्योंकि आपको पता ही अपनी कितनी गलत है अंग्रेजी। तो यहाँ पे रिटर्न की स्पेलिंग में क्या आएगा, TEN है ना रिटर्न की स्पेलिंग में, इस बार ध्यान रखना क्योंकि स्पेलिंग गड़बड़ होगी दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश की टीचर यहाँ मारेंगे पकड़ के, इज ऑफ अ गर्ल, और यहाँ पे हम करेंगे नेम रिटर्न इज ऑफ अ बॉय। चलिए, अब आप क्या करेंगे सर, फेवरेबल आउटकम्स तो पता लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक भैया। तो आपने यहाँ पे लिखा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो आपने बोला भैया फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अब की बार हो जाएंगे यहाँ पे 15, और आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ पे हो जाएगी 15/40, ठीक है, 15/40, जिसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3/8।
जिसको फर्दर डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कितना सर, 8 3 ज़ा 24, 6 बचा तो 60, 8 7 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40, 0.375 आएगा यहाँ पे दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी। बॉय की कितनी आई, बॉय की आई 0.67625 सॉरी गर्ल्स की आई, बॉयज की आई 0.375। ठीक है, क्लियर है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी गर्ल की है आपकी 0.625 तो यहाँ पे नॉट ई, अब अगर भाई देखो इन्होंने दो ही जेंडर मेंशन किए तो नॉट ई मतलब जो गर्ल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.625 और वो हो जाएगा 0.375। चलो क्लियर है इतना। तो एक आया 0.625, दूसरा आया 0.375। ठीक है, इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/8 और 3/8। अच्छा ये 25 क्यों बोला हमने, क्योंकि क्लास में 25 गर्ल्स हैं, किसी का भी नाम आ सकता है ना, तो इसलिए उन 25 के आने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं, किसी का भी नाम आ सकता है, सबको हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए वहां पे 25/40 आया। ये क्लियर है। सेम हैपन्स विद बॉयज, क्योंकि 15 है तो किसी के भी आने के चांसेस है, कोई भी जीत सकता है, तो फेवरेबल 15 टोटल हो गए 40, तो आपका यहां पे आंसर आया 0.375। ये क्लियर है। दिस इज द अल्टरनेटिव अप्रोच, जिसमें पहला वाला निकालने के बाद दूसरा वाला आपने सिंपल माइनस करके पता लगा लिया। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, नॉट ई मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, नॉट गर्ल मतलब बॉय वाला केस। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.375। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। गुड टू गो है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। एक बॉक्स में आपके पास 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रैंडमली आपने मार्बल ड्रॉ किया तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे यहाँ पे सर, फर्स्ट यहाँ पे हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल सर, यहाँ पे ऐड करोगे तो 3 + 2 + 4, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 + 4 हो जाएगा यहाँ पे आप करोगे 9। चलिए गुड टू गो है बिल्कुल। अब यहाँ पे पहला केस होगा आपका वाइट का, तो यहाँ पे आपको बताना है भैया फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे। तो सर फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हम लिखेंगे, वाइट कितनी बॉल्स है सर, वाइट है यहाँ पे 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल यहाँ पे कितनी हो जाएगी सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पे फॉर्मूला कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे, आप अगर इसको फर्दर कंप्लीट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आ जाएगी, फेवरेबल यहां पे हो जाएंगे 2, टोटल है 9, तो आपका आंसर आया 2/9। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना आपके लिए पॉसिबल है तो ही कन्वर्ट करें, अदरवाइज उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, मैंने पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकाला सर, 3 + 2 + 4 क्यों किया, क्योंकि बॉक्स में आपने ये सारी चीजें डाल दी हैं, तो दोनों में चारों पांचों कितनी है, जो 3 कलर्स उनमें से कोई भी आ सकता है, और उनकी जितनी संख्या है उनके हिसाब से हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट आ गई 2/9। ऐसे ही वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पूछेंगे तो सेकेंड वाले में यहाँ पे हम कहेंगे भैया ब्लू के लिए आप कहोगे फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, ब्लू बॉल्स। एक बार देखो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है ना, हाँ जी सर ब्लू बॉल्स है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ब्रैकेट में ब्लू। ये कौन सी था सर, ये वाइट थी, तो यहाँ पे मैं वाइट लिख देता हूँ। ठीक है, अब ब्लू बॉल्स ने 3, अगर आप कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा ब्लू बॉल की तो कितनी हो जाएगी, तो भैया ब्लू बॉल की हो जाएगी 3/9 विच इज इक्वल्स टू 1/3। लास्ट यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला केस, दैट इज आपके यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे सर इस केस में, यानी आप बोलोगे रेड बॉल कितनी है, तो रेड बॉल हो जाएंगे यहाँ पे 4, ब्रैकेट में लिखा आपने यहाँ पे रेड बॉल्स के लिए आप बात कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स हो जाएगी यहाँ पे आप देखोगे 4/9।
ठीक है, तो 4/9, 3/9, 2/9 ये हमारे 3 आंसर आ गए। क्लियर है, गुड टू गो है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं। सर चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो कैसे अप्रोच करना है। सवाल में दी गई जानकारी के हिसाब से हम यहाँ पे सवाल को अप्रोच करेंगे। और प्रोबेबिलिटी में अच्छी बात ये होती कि जो एक बार सवाल हमने कर लिया, अब ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया, मतलब इसकी कोई भी जानकारी मैं आगे नहीं लेके जाऊंगा। नया सवाल में नई इंफॉर्मेशन, जैसे आपके यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हरप्रीत कर रही है टॉस, किसको, 2 अलग अलग कॉइन को, एक 1 रुपए का, एक 2 रुपए का मान लो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो सर अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहां पे पता लगाना पड़ेगा टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो यहां पे देखो, मान लो हमारा पहला कॉइन है 1 रुपए का, दूसरा है 2 रुपए का। अब एक केस क्या हो जाएगा, दोनों पे हेड्स आ जाए, फिर एक हो जाएगा इस पे हेड्स आ जाए, इस पे टेल्स आ जाए, फिर एक क्या होगा, इस पे टेल्स आ जाए, इस पे हेड्स आ जाए, और लास्ट वाले में दोनों पे टेल्स आ जाए। ये क्लियर है, ठीक है। ये 4 केस में यहां पे बना पाया हूं, ठीक है। अब यहां पे सवाल में दिया हुआ है आपको कि आपका एक कॉइन जो है वो 1 रुपए का है और एक 2 रुपए का, मतलब 2 अलग अलग कॉइन है, तो आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, राइट। हेड टेल का आना और टेल हेड का आना दोनों अलग अलग कंसिडर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों कॉइन्स में डिफरेंशिएट इजीली कर पाएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे हमारे पास कुल मिला के कितने आउटकम हो जाएंगे भैया, तो वो हो जाएंगे 4 आउटकम। कितने, 4 आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम्स हो गए यहाँ पे कितने, तो टोटल आउटकम हो गए 4। अब इसमें आपको क्या पूछा है भैया, आपके लिए फेवरेबल क्या है, तो सर फेवरेबल है हमारे लिए एटलीस्ट 1 हेड। अब एटलीस्ट की जब बात आती है तो हमारे मन में क्या आना चाहिए सर, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। तो अगर मैं वहां पे वापस उस इमेज को लेके आऊं तो एच था, एक था एच टी, एक था टी एच और एक था टी टी। अब इसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें 2 है। मुझसे बोला गया कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तो मेरे लिए फेवरेबल कौन से हो जाएंगे, ये कम से कम एक वाले, है ना। तो विच मीन्स यहाँ पे अगर मैं उनकी संख्या ज्ञात करूं, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता हेड हेड है, हेड टेल है या टेल हेड, मेरे लिए संख्या, मेरे लिए क्वांटिटी मैटर करती है। तो क्वांटिटी है उनकी 3, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपने लिखा कि भैया लेट ई बी द इवेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो लेट ई बी द इवेंट where she gets, not we, she gets at least 1 head, where she gets at least 1 head। चलिए ठीक है। अब यहां पे बोला आप, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने वो इवेंट मान लिया जहां पे आपके पास एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। फेवरेबल आउटकम निकाल ही चुके हम, तो हमें सीधे सीधा क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड वुड बी 3/4। या आप ऐसा लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, ब्रैकेट में लिखा आपने एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल्स टू 3/4, दैट इज 0.75। मुझसे और कुछ तो नहीं मांगा है, बिल्कुल नहीं सर, केवल एक हेड की प्रोबेबिलिटी मांगी है, तो वो हमने यहाँ पे बता दी 3/4 यानी 0.75। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो एक बार देख लीजिए। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 10 देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे म्यूजिकल चेयर की बात हो रही है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आप बहुत बार लाइफ में यहाँ पे करते आए हैं, वो भी आपको यहाँ पे इजीली में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्या हो रहा है म्यूजिकल चेयर में भैया, तो सर म्यूजिकल चेयर में ये हो रहा है कि ना, म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप playing music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after the starting? रुकना कब चाहिए, 2 मिनट के बाद, ठीक है।
रुक कब रहा है वो, अब रुक रहा है वो किसके बाद सर, रुक रहा है वो 30 सेकेंड्स के बाद, ठीक है ना। हाफ अ मिनट क्या हुआ, 30 सेकेंड्स। तो देखो यहां पे अगर मैं सोचूं तो टोटल आउटकम्स मेरे क्या हो जाएंगे सर, देखिए ऐसी बात है, अगर मैं यहां पे देखूं तो उसको रुकना चाहिए 2 मिनट के बाद, पर टेक्निकली मतलब ऐसा है कि वो 2 मिनट से ज्यादा पे नहीं रुक सकता ना। विद इन 2 मिनट्स का क्या मतलब है कि 2 मिनट के अंदर अंदर उसको रुक ही जाना है ना। विद इन 2 मिनट्स का क्या मतलब हुआ, 2 मिनट के अंदर तो आपको रुकना ही रुकना है। मतलब आपके पास रुकने के लिए, आपके पास म्यूजिक रोकने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। आप 1 सेकंड के बाद भी रोक सकते हो, अलाउड है। हाँ, 2 सेकंड के बाद भी रोक सकते हो, अलाउड है। 15 सेकंड के बाद रोक सकते हैं, अलाउड है। 36 सेकंड के बाद अलाउड है। 42 सेकंड के बाद अलाउड है। 110 सेकंड के बाद अलाउड, लेकिन 120वें सेकंड के बाद आप नहीं जा सकते, आपको 120 पे रुकना ही पड़ेगा अगर आपने पूरे 2 मिनट नहीं रोका तो मेरे पास 120 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे मैं रुक सकता हूं या मैं रुक सकती हूं, जो भी व्यक्ति है या वह व्यक्ति रोक सकती हैं 120 सेकंड में कहीं भी। पर आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, विद इन फर्स्ट हाफ एन मिनट, ठीक है। अब पहले आधे मिनट में, आधा मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 30 सेकंड में। अब पहले 30 सेकंड में रुकने के मेरे पास कितने चांस हैं सर, हर एक सेकंड के बाद चांस है, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, मेरे कितने चांस होंगे, फेवरेबल 30, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं कि लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट, let E be the event where music is stopped, where music is stopped या music will stop within 30 seconds, within half minute। तो अगर ऐसा होता है विदिन हाफ मिनट में अगर वो रुक जाता है तो हमारे लिए भैया फेवरेबल आउटकम क्या है सर, आपको यहां पे कहा गया है कि आपको 30 सेकंड के अंदर रोक देना है, 30 सेकंड के पार नहीं जाना है। तो मुझे 30 सेकंड में 30 ऑप्शन मिलेंगे भैया, 1 सेकंड पे रोक दें, 4 पे रोक दें, 7 पे रोक दें, 12 पे रोक दें, कितने पे भी रोक दें। और ओरिजिनली कितना मिला था, 2 मिनट का समय मिला था, मतलब 120 सेकंड का। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आपके पास रोकने के लिए 120 सेकंड का समय था, यानी 2 मिनट का, पर आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खोजी किसकी, 30 सेकंड्स की। तो यहाँ पे आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप विद इन 30 सेकंड, स्टॉप विद इन हाफ मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 30/120, जिसको आप अगर यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है ये इतना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, ये समझ में आ गया आपको। हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, इजीली आ गया समझ। क्वेश्चन को समझा आपने, क्या बोला था, उनको बोला गया था कि आपको 2 मिनट के अंदर अंदर रोकना है, ठीक है। तो अगर उनके नजरिए से हम सोचें तो उनको 2 मिनट के अंदर अंदर रोकना है, उनके पास 2 मिनट में रोकने के 120 ऑप्शन है। कैसे 120 ऑप्शंस सर, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड, वो हर एक सेकंड के बाद रोक सकती हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही घड़ी उनकी 120 सेकंड बोल देगी उसके बाद तो उन्हें रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनके पास जो लिमिट है, जो ऑप्शंस है, वो 120 सेकंड के अवेलेबल है, वो किसी भी सेकंड पे रुक सकती हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि वो पहले 30 सेकंड में ही रुक जाएंगी तो क्या होगी, तो पहले 30 सेकंड में 3 ऑप्शन। एग्जाम्पल समझना, ये एग्जैक्टली 30 सेकंड पे नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं विद इन 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम 1 सेकंड पे भी रुक सकते हैं, वो भी 30 सेकंड के अंदर है, हम 15 सेकंड पे भी रुक सकते हैं, हम 25 पे भी रुक सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए यहां पे आया 30, टोटल में आया था 120। दोनों का हमने किया डिवीजन, क्योंकि हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी किसकी, 30 सेकंड के अंदर रुकने की, किसके मुकाबले में, 2 मिनट के मुकाबले में। तो 30 सेकंड का हो गया 30 और 2 मिनट का हो गया 120, तो यहाँ पे आ गया 1/4। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपको हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में किसी और अप्रोच से मिले, पर समझ में आना चाहिए, कुल मिला के बात ऐसी है, ठीक है। हमारा सिर्फ वही एक एजेंडा रहता है। अब यहाँ पे देखो,
एग्जाम्पल 11 है जो कि यूं तो आपके टेक्स्ट बुक में साफ साफ लिखा है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नहीं है, पर समझने के लिहाज से और प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है भैया कि यहाँ पे एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, ठीक है, जो कि एक यहाँ पे दिए गए क्षेत्रफल में गिरा हुआ है, ऐसा इसके चांसेस हैं। आपको बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेक में जाके क्रैश हो गया होगा। अब ये समझना भैया, लेक में जाके अगर क्रैश हुआ होगा तो उसके पास ये पूरे लेक का ऑप्शन है। अब लेक तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जब हम ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नहीं करेंगे, क्योंकि लेक भी एक है और पूरा इलाका भी एक ही है। तो इसमें आप यहाँ पे कहोगे कि भैया लेक कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो लेक के अंदर जाएगा या नहीं। मान लो अगर ये लेक यहां तक फैला होता, ठीक है, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि लेक कहां तक फैला होता, यहां तक, इस लाइन तक, तो उस केस में मैं क्या बोलता कि भैया 90% चांस है वो कहां गिरा होगा, लेक में ही गिरा होगा, क्योंकि पूरे जमीन का काफी बड़ा हिस्सा लेक के पास है। तो मैंने जो वैल्यू बोली वो अभी तो मैंने मन से बोली, पर एक्चुअली अगर मुझे एवेलुएट करना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि आप ये पता लगाइए कि कितना क्षेत्रफल लेक को डेडिकेटेड है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि भैया रॉकेट यहाँ पे या जो हेलीकॉप्टर है हमारा वो इसके अंदर गया होगा या फिर नहीं गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपका टोटल आउटकम, अब देखो यहाँ पे 9 है और ये 6 यहाँ चला गया, तो इतनी दूरी का हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है, और ये पूरा था 4.5, जिसमें से 2 यहाँ है तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, आप यहाँ पे मेंशन करोगे भैया आपका टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा, टोटल आउटकम्स वुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, फॉरेस्ट क्या है, रेक्टेंगुलर रीजन, तो वो हो जाएगा कितना, तो सर वो हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे 9 इंटू 4.5, ठीक है। अब इसके बाद हम बोलेंगे भैया फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा आपका यहाँ पे आप देखोगे एरिया ऑफ लेक, क्योंकि आपको वो कहाँ चाहिए, आपको वो लेक के अंदर चाहिए, तो फेवरेबल हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ लेक, दैट इज 3 इंटू 2.5, ठीक है। अब मुझे अगर कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया, सर प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल होगी, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल कर देंगे हम, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2.5 अपॉन 9 इंटू 4.5। अब ये डिवीजन तो आपको करना पड़ेगा भैया, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो जो कैंसिल हो रहा है फटाफट करते जाओ, बाकी आपका आंसर हो जाएगा, ये 3 है तो ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 ये हो जाएगा देखो 25 अपॉन 3 इंटू 45, और 45 और 25 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 5 5 जा 5 9 जा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/9 3 जा 27 एज योर आंसर। ये क्लियर है बिल्कुल सर, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, एग्जांपल नंबर 12 क्या बोल रहा है आपसे, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना भैया, हर सवाल की अपनी एक कहानी होती है, उस कहानी के बेसिस पे ही हम सवाल को सॉल्व करते हैं, और ये कहानी हम यहीं छोड़ के चले जाते हैं, फिर अगले सवाल में नई कहानी, नया तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। एक जिमी नाम का ट्रेडर है, ठीक है, जो कि वही शर्ट्स एक्सेप्ट करता है जो कि अच्छी है, जो कि गुड है, ठीक है। वहीं जो सुजाता है वो क्या करती हैं, वो खाली जो मेजर डिफेक्ट वाली है उनको रिजेक्ट कर देती है। दोनों के पास अपने अपने कस्टमर्स होंगे जिसके हिसाब से वो करते होंगे। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। अब वो कह रहा है पूरा लॉट है अपना 100 शर्ट्स का, वो बंदा एक शर्ट निकालेगा, दिखाएगा, अगर उसको वो जिमी लेगा या नहीं ये आपको बतानी है। अब जिमी शर्ट कब लेता है, जब वो गुड वाली कंडीशन में है, तो गुड वाली कितनी है भैया 88 है, तो जिमी अगर उन 88 में से कोई एक शर्ट होगी तो ले लेगा, वरना नहीं खरीदेगा। तो जिमी के लिए एक्सेप्टेबल कितनी है 88 शर्ट्स। अब एक्सेप्टेबल को हम किससे यहाँ पे करेंगे चेंज, फेवरेबल से। टोटल से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भैया सारी शर्टों में से ना वो खराब वाली शर्ट भी तो जिमी के सामने आ ही रही है ना,
ठीक है, तो उस बात को यहाँ पे समझो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे भैया टोटल आउटकम्स। सर टोटल आउटकम्स यहाँ पे हम लिखेंगे 100, क्योंकि कोई सी भी शर्ट यहाँ पे आ सकती है दोनों के सामने। केस 1, जब आपने बोला कि भैया इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी, तो आपने लिखा यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब अगर इसको मैं एडजस्ट करूं जिमी के हिसाब से, तो यहाँ पे आप कहोगे गुड शर्ट्स ओनली, गुड शर्ट्स ओनली। तो वो कितनी है, तो वो है भैया 88। तो अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वुड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वुड बी व्हाट, सो सर वो हो जाएगी यहाँ पे आप देखोगे 88 अपॉन 100, जिसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये हो जाएगा 0.88। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसका सेकंड वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, तो टोटल आउटकम्स तो यहाँ भी 100 ही हैं, बट अब यहाँ पे आपने किसके लिए बोला, सुजाता के लिए बोला। सुजाता ने क्या बोला कि अगर शर्ट में माइनर डिफेक्ट होंगे तो भी वो चला लेंगे, केवल मेजर डिफेक्ट वाली वो रिजेक्ट कर देती हैं। तो उस केस में आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे चेंज। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे गुड प्लस माइनर डिफेक्ट्स, ये वाली शर्ट एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बोलूं तो गुड है 88 और 8 में है माइनर डिफेक्ट, तो आप बोलोगे 88 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 96। तो अगर आप यहां पे आप कैलकुलेट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ वुड बी 96 अपॉन 100, दैट इज 0.96। ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो पहले वाले में आया था आपका 0.88, दूसरे वाले में आया 0.96। ठीक है, चलो गुड टू गो है। बिल्कुल सर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये आपका सवाल इजीली हो गया। पहला वाला जिमी के लिए था, दूसरा वाला सुजाता के लिए, हमने दोनों ही सॉल्व कर दिए। 13th वन, 2 डाइज 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइज हैं, अब तक अपन 1 डाइस का करते रहे थे, अब 2 डाइस का सवाल आ गया। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो सर पहले तो मुझे सारे लिखने हैं, उसके बाद मुझे सवाल सॉल्व करना है। तो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूं और यहाँ पे सारे आउटकम्स लिखने के लिए मुझे एक स्पेशल, आप कह सकते हो यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ऐसा टेबल जैसा बना लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स जैसा, जिसके अंदर हम बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे टेबल का ऑप्शन तो है नहीं, वरना मैं वही बना लेता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, कंटिन्यू करेंगे, अपनी लाइंस बना लेंगे। चलिए, तो लाइंस हम यहाँ पे स्ट्रेच कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने फर्स्ट बना दी, स्ट्रेट है, बिल्कुल बिल्कुल है सर। इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपी। ठीक है, फिर हमने कर देना इसको, एक काम करो दोबारा से ही बना लो, क्या है के लिए कॉपी करना। चलो 1 2 3, अब यहाँ पे आप मुझे बोलोगे सर कितनी बना रहे हो, तो देखो 1 2 3 4 5, तुम थोड़ा सीधा हो जाओ भैया। ठीक है, और एक और चाहिए होगा, है ना, तो वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं। अब आप यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि ये हमने 6 क्यों बनाए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे कौन सी चाहिए सर, ऐसे में भी बना लो, एक काम करो, तो एक टेबल सॉर्ट ऑफ बन जाएगा, जिसको हम आगे भी यूज़ कर लेंगे कभी जीवन में, है ना। इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दो भैया, ताकि लगे कि अपन ने यहाँ पे टेबल सही से बनाया है। चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो आ जाएगी कुछ इस प्रकार, फिर आ जाएगी थर्ड। ठीक है, कुछ इस प्रकार, यहाँ पे आप करोगे उसको हल्का सा टिल्ट। चलिए, इसके बाद एक और रो आ जाएगी भैया यहाँ पे, है ना। अब इसको भी हम थोड़ा सा कर देंगे, 1 2 3 4, एक हमारे पास एक और रो आ जाएगी यहाँ पे लास्ट के लिए। ठीक है ना, चलो इसको हम एक थोड़ा सही कर दें, और फिर एक सबसे नीचे वाली रो, इसको भी थोड़ा सा ये कर दो। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, ऑल गुड टू गो। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 डाइज हैं, कौन कौन सा है सर, पहला डाइज है अपना एक ब्लू एक ग्रे। खैर मुझे कलर से फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना है कि अगर इस पे आया ब्लू पे आ गया 1, ग्रे पे क्या आ सकता है सर, ग्रे पे भी आ सकता है 1। ठीक है, और क्या ऑप्शन है सर,
अगर हम मान लें यहाँ पे ब्लू पे अभी भी 1 ही आ रहा है और ग्रे पे हम 2 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। ब्लू पे आया 1, इधर पे आ सकता है 3, इधर पे 1, इधर पे 4, इधर पे 1, इधर पे 5, इधर पे 1, इधर पे 6। पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। तो ये हमारे 6 आउटकम हो गए। अब ये एक केस बना जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लू वाले पे फिक्स कर लिया, थ्रो किया तो ब्लू वाले पे 1 आ गया। दूसरे वाले पे मैं और ऑप्शंस ट्राई करते गया तो उस पे 1 रखते हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 2 है तो उसके साथ 2 आ सकता है, यहाँ पे 2 है तो 3 आ सकता है, 2 है तो 4 आ सकता है, 2 है तो 5 आ सकता है और 2 है तो 6 आ सकता है। 3 के लिए भी हो जाएगा तो 3 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। ठीक है, एक पे 3, एक पे 6। कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। 4 1, यहाँ पे 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। अभी मैंने पढ़ा भी नहीं सवाल में क्या है, तो देखो यहाँ पे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। फिर आ जाएगा देखो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो टोटल 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं 2 डाइस के साथ। ये सारे हमने यहाँ पे आपके समक्ष लिख दिए। अब आप इनको आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी करना चाहे वैसे कर सकते हैं, पर कुल मिला के मामला इन्हीं सब के बीच रहेगा। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में आपको बोला है कि जो 2 आपके नंबर्स आए हैं उनका सम भी देख लो। तो चलिए वो एक्टिविटी भी कर देते हैं इसी में। तो अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँ तो देखो सम में एक पैटर्न दिखेगा आपको, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो इस वाले का हमेशा सम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 + 2, 2 + 1, तो इन दोनों का सम आएगा यहाँ पे आप देखोगे कितना, 3, है ना। फिर ऐसे नेक्स्ट का देखोगे तो इन सबका 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1 सबका सम आएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट 1 4, 2 3, 3 2, 4 1 इन सबका सम आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट आप चेक करोगे यहाँ पे तो 1 5, 2 4, 3 6, 4 2, 5 1 का सम आएगा यहाँ पे आप देखोगे 6। ठीक है, नेक्स्ट 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1 का सम आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट देखोगे भैया 2, अरे तुम कहाँ हिल गए दादा, तुम्हें तो जगह पे ही रहना है। ठीक है, इन सब का सम कितना, सॉरी सर इन सब का सम आ रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, ऊपर नहीं जाना है, छोटा करना है तुमको, पगले होगा। चलिए ठीक है, ताकि हम यहाँ पे एक लेवल पे आ जाएं सबके साथ थोड़ा सा और। गुड टू गो। अब इसको भी हिला दो, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो 36 तो रहने दो, पर इसको अपन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन थी इसको भी ज़रा हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं, इधर ले आते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको। हाँ, थोड़ा सा इस तरफ एक काम करते हैं, इस वाले लाइन को अपन, तुम तो यहीं रहो, तुम कहाँ जा रहे हो भैया। हाँ 1625 ये वाली लाइन जो है ना अपनी, ये वाला जो है इसको ऊपर कर दो। ठीक है ना, अब क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सबका सम कितना आ रहा है, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 का सम कितना आएगा, 7 आएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 इन सबका सम आएगा 8। नेक्स्ट में 3 6, अरे भैया फिर हिल गए तुम, हिलो मत दादा, बड़ी मुश्किल से सेट करते हैं तुमको हम। नेक्स्ट में आप चेक करोगे तो 3 6 4 5 5 4 6 3 इन सबका सम कितना आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट में आप चेक करोगे तो 4 6 5 5 6 4 का सम कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ 5 6 और 6 5 का सम कितना आएगा, तो सर वो आएगा 11। और यहाँ पे 6 6 लास्ट वाला है, इसका सम आएगा 12। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसका सम आएगा 12। कितनी संख्या है इनकी, यहाँ पे 1 है। 11 सम कितने बार आता है, 2 बार आता है। 10 सम कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है। यहाँ पे 9 सम कितनी बार आता है, 4 बार। 8 सम कितनी बार आता है, 5 बार। और 7 हाईएस्ट बार आता है 6 बार। ठीक है, 6 भी आता है 5 बार। ठीक है, फिर 4 भी आता है, यहाँ पे आप देखोगे 3 बार। 3 आता है, यहाँ पे आप देखोगे 2 बार। ठीक है, 2 आता है 1 बार।
ठीक है, नहीं ये 3 है, सॉरी यहाँ पे देखो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, 7 है ना, 5 और 2 7, 5 और 1 6, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी। तो आप यहाँ पे एवेलुएट करोगे तो यहाँ आएगा 5 आता है 4 बार, 4 आता है 3 बार, 3 आता है 2 बार और 1 आता है 2 आता है 1 बार। इसके अलावा कोई और सम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सम और उसकी फ्री क्वांटिटी कितनी है वो लिखी है हमने, तो सम और क्वांटिटी लिखी है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन दोनों का कितना आ रहा है उस पर कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडिशन वाले पे आते हैं। अब देखो आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सम आना चाहिए 8। अब टोटल आउटकम्स कितने थे भैया? सर टोटल आउटकम्स हमने यहां पे देखा, आपने भी बताया 36। अब आपको चाहिए सम 8, ठीक है। तो यहां पे आप कहोगे फेवरेबल आउटकम्स, ये फर्स्ट वाले के लिए फेवरेबल आउटकम्स 8 सम वाले कितने हैं? तो एक बार वापस जाओ टेबल पे जो हमने बनाया, 8 सम वाले सर हम यहाँ पे देखें तो 5 हैं, सम 8, क्वांटिटी कितनी है 5, तो हमारे पक्ष में है 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 8 वुड बी 5/36। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब सेकंड कह रहा है भैया सम 13 आना चाहिए। तो अगर आप वापस जाएं टेबल पे तो आपको दिखेगा भैया कि फेवरेबल आउटकम्स में 13 सम तो आ ही नहीं रहा है। आ रहा है क्या? देखो एक बार, नहीं सर मैक्सिमम 12 तक जा रहे हैं हम, ठीक है। सो थम 13 नहीं आ रहा तो फेवरेबल आउटकम हो गए 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 13 वुड बी इक्वल्स टू 0/36 विच इज इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। लेस देन इक्वल टू 12, अब लेस देन इक्वल टू 12 अगर आप सोचो तो इट मीन्स ईदर द सम शुड बी 12 और इट शुड बी लेस देन 12। तो अगर मैं अपने टेबल पे जाऊं तो 12 वाला तो एक ही है, अब लेस देन 12 में क्या मैं 11 को जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं सर। लेस देन 12 वाले में क्या मैं 10 को जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं सर, ठीक है। और अगर मैं 9 का देखूं तो उसमें 4, तो ये सारे केस सबके सब क्या हैं? 12 से कम ही तो हैं भैया। तो उस केस में आपके यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे सारे के सारे, यानी 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सम लेस देन इक्वल टू 12 में सारे के सारे आउटकम यानी 36/36 विच इज इक्वल्स टू 1। ये क्लियर हो गया। लेस देन इक्वल टू 12 का क्या मतलब था कि जो सम है या तो वो 12 के बराबर आ जाए या फिर 12 से कम आ जाए। अब 12 के बराबर तो एक था, लेकिन 12 से कम वाले जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किए तो मैंने देखा 11 भी कम है, 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 5 4 3 2 1, ये सबके सब 12 से कम है। तो सारे के सारे के शामिल करना हमारा दायित्व हो जाता है। तो 36/36 आंसर आया 1। तो प्रोबेबिलिटी हमने 0 भी देख ली, 1 भी देख ली यहाँ पे सवाल में, और बाकी वैल्यूज भी देख ली। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं था। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं फिनिश। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो एक बार देख लो, और इसके बाद अगर इस टेबल का लेना है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, इसको भी एक बार आप देख लो। इसमें से काफी सारे आप याद कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड ऑफ एन इवेंट नॉट ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई। तो होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी आ जाती है सर? 1 आ जाती है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो चीज नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? नहीं ही होगी, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब 0, ठीक है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे सिंपल भाषा में? इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। इसमें तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, किसी चीज का अगर होना तय है तो जिस चीज का होना तय है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%, 100%, जो भी आप लिखे। और इसको आप कैसे कहते हैं? इसको आप क्या नाम देते हैं सर? इसको हम कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में श्योर इवेंट। ये क्लियर है? बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो एक बार देख लो भैया। पहले 4 अपने यहाँ पे 3 थे और फिल इन द ब्लैंक्स हमने तीनों खत्म कर दिए। देन हमारा 4th क्या है? द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री क्या होते हैं?
सर एक का होना दूसरे के होने के चांसेस को खत्म कर देगा, मतलब जैसे डाइस पे अगर 3 आ गया तो क्लियरली 4 नहीं आएगा। तो ऐसे सारे इवेंट्स का सम, मतलब सर उनमें से कोई एक ही होगा ना कुल मिला के, तो उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, तो उन सब का सम मिला के हमेशा कितना आना चाहिए, 1 के बराबर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी या किसके बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 या फिर 0 से बड़ी या 0 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका भी आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको तो हमारे वहां पे हो गए फिलअप समाप्त। 5 थे, हमने फटाफट आंसर कर दिए। आप भी एक बार देख लीजिए आपके सारे आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखो फिलअप बहुत जरूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मतलब वो एक हमको हेल्प करते हैं कि भैया हमने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, आपको बताना है इनमें से कौन से इवेंट्स इक्वली लाइकली है और कौन से नहीं। अ ड्राइवर attempts to start a car, the car starts or does not start, ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है या फिर नहीं है, इसमें आपको यहां पे चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है। तो सर अगर मैं सोचूं कि भैया ड्राइवर यहां पे कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे बहुत सारी बातें हमें पता नहीं है, जैसे कि अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कितना भी कोशिश कर ले स्टार्ट करने की, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, है ना। या फिर अगर मान लो गाड़ी में बैटरी ही नहीं है, तो फिर वो कितना भी कोशिश कर ले स्टार्ट करने की, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे गाड़ी का स्टार्ट होना और न स्टार्ट होना डिपेंड करता है बहुत सारे यहाँ पे अननोन फैक्टर्स पे। तो जब तक वो हमें पता नहीं है तब तक हम यहाँ पे टिप्पणी नहीं कर सकते कि ये इक्वली लाइकली है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल तो हम क्या बोलेंगे भैया कि इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि अगर गाड़ी के सब कुछ हालात सही है तो फिर वो तो हर बार स्टार्ट ही होगी ना भैया। अगर गाड़ी के हालात बिल्कुल सही है, एकदम 100% परफेक्ट कार है, कोई उसमें खराबी नहीं है, तो फिर गाड़ी तो स्टार्ट होगी ही, चाहे वो 10 बार करे या 20 बार करे। तो इसलिए यहां पे इक्वली लाइकली वाला एंगल जो है वो थोड़ा सा कैसा रह जाता है, अननोन रह जाता है, इन सेंस की बहुत सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मान लो अगर गाड़ी खराब है तो भैया आप 10 बार स्टार्ट करेंगे वो 10 बार नहीं होगी, गाड़ी सही है तो आप 10 बार स्टार्ट करेंगे तो 10 बार हो जाएगी। तो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा बहुत सारी, है ना। चलो सेकंड देख लो, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब अगेन यहां पे भी क्या होगा सर, यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्लेयर है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं पता, मतलब मान लो अगर वो बढ़िया प्लेयर है तो हो सकता है वो 10 के 10 बार में शूट कर दे। अगर मान लो अपन गेमिंग की भाषा में कहें वो नूब है, उसको नहीं आता है खेलना, तो उसको आप भले ही आप बास्केट के एकदम नजदीक खड़ा कर दो कि ले भैया जहां से मार देना, वो वहां से भी नहीं मार पाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे भी आप क्या बोलोगे कि इस टाइप के इवेंट भी आपके कैसे हो जाएंगे, नॉट एन इक्वली लाइकली। अब अगर आपने बास्केटबॉल खेला है या आपने कभी बास्केटबॉल देखा है तो आपको पता होगा वहां पे ऐसे एरिया बना होता है कि इतने एरिया से अगर आप शूट करोगे तो 2 अंक मिलेंगे, इस एरिया से करोगे तो 3 अंक मिलेंगे, है ना, ये आपको पता ही होगा। तो वो अगर लाइन के इस तरफ से कर रहे हो तो आपको 3 अंक मिलते हैं, वरना 2 अंक मिलते हैं। तो अब जहां से क्यों बनाए हैं भैया, यहां से 2 अंक क्यों मिलेंगे, वहां से 3 अंक क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो 3 अंक वाला दायरा है वो आपका जो बास्केट है उससे दूर है, क्लियरली, है ना। तो दूर है तो मतलब वहां पे हिट करने के चांसेस कम होंगे। अब हमें नहीं पता कि भैया वो कहां से शूट करने को अटेम्प्ट कर रहा है, वो 3 नंबर वाले जोन से कर रहा है, 2 नंबर वाले से कर रहा है, या आपको ये भी नहीं पता कि वो ठीक ऐसा ना कि बास्केटबॉल आपका जो वो है कोर्ट है जिसके अंदर बॉल डालनी है, वो जो अपना क्या कहते हैं उसको अपन रिंग है, उसके बहुत पास खड़ा है और आराम से डाल सकता है, या उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि देखो बास्केटबॉल में हाइट का बहुत बड़ा खेल रहता है, तो जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। तो ये सारी बातें आपको पता नहीं है, तो अभी आप इसको क्या बोलोगे कि अभी हम श्योर नहीं है, तो अभी हम इसको नॉट एन इक्वली लाइकली में ही रखेंगे चीजों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो यहां पे अगर कोई सवाल है, ठीक है, अगर कोई सवाल है कि इसका ट्रू और फॉल्स का,
ठीक है, अब ये समझना भैया, ट्रू और फॉल्स अगर सवाल है, यहां पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर है, जो स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ट्रू और फॉल्स में सवाल ही गलत हुआ, तो भैया अगर सवाल गलत होगा तो वो गलत स्टेटमेंट होगा, तो वो फॉल्स में जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं कह दूं कि भैया भारत की राजधानी मुंबई है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो वो फॉल्स में जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सही स्टेटमेंट है, ट्रू में जाएगा। अब ट्रू और फॉल्स में आप ये नहीं बोल सकते कि सवाल गलत होगा, तो क्योंकि सवाल गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वहां पे वो स्टेटमेंट गलत है तो वो फॉल्स कैटेगरी में जाएगा। तो आप जो भी आंसर देंगे या तो वो राइट होगा, ठीक है, या फिर वो रॉन्ग होगा, है ना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ट्रू बोलोगे तो ही राइट होगा, फॉल्स बोलोगे तो रॉन्ग होगा ना। हो सकता है आपने फॉल्स मार्क किया हो और वही आंसर हो, तो फॉल्स मार्क करने के बाद भी आपका आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास सवाल के जवाब के दो ही ऑप्शन है, या तो राइट या फिर रॉन्ग, और सवाल का जवाब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो उस केस में इसे हम इक्वली लाइकली इवेंट ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट का सही या गलत होना यहां पे बिल्कुल पॉसिबल है, और इन दोनों में से ही कोई एक होगा, उसके अलावा कोई थर्ड चीज यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये एक इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा। तो प्रीवियस वाले दो केसेस जो हमें यहां पे दिए गए थे, उसमें अदर कंडीशंस, अदर सिचुएशंस पॉसिबल थी, जिनकी वजह से हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे। पर यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल साफ है कि या तो स्टेटमेंट का जवाब ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और जो भी आप लिखोगे आपका जवाब जब सही जवाब से मैच किया जाएगा तो या तो आपका जवाब सही होगा या फिर गलत होगा, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के होने के चांसेस बराबर हैं, तो आपका इवेंट कैसा हो जाएगा, इक्वली लाइकली हो जाएगा। ठीक है, अब बेबी इज बॉर्न, अब ये तो हो चुका है, बेबी इज बॉर्न। ठीक है, वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है भैया कि अगर जो बेबी बॉर्न हुआ है उसका जेंडर क्या होगा, ये आपको या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। आप ये बोलोगे सर हमने बेबी को देखा नहीं है तो हम कैसे बोल रहे, तुम्हें थोड़ी बताना है, वो तो डॉक्टर्स को बताना है, तो वो तो बता देंगे अपना इवैल्यूएशन करके, तो उसमें हमारा तो कुछ रोल है ही नहीं। तो ये इवेंट भी कैसा हो जाएगा, ये इवेंट भी इक्वली लाइकली की कैटेगरी में ही जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। चलिए मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? अब यहां पे देखो, अब जब आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपको वहां पे एकदम निष्पक्ष होना पड़ेगा, जहां पे किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टॉसिंग अ कॉइन करते समय हम दोनों टीम्स को है बराबर मौका देना है कि भैया दोनों में से कोई भी टीम पहले बॉल ले सकती है। क्यों भैया, क्योंकि सर जो कॉइन टॉस होता है उसमें वो दोनों टीम्स जो भी मांग रही हैं, हेड्स या टेल जो भी मांग रही हैं, उसके आने के चांस बराबर हैं। तो मैच के पहले सब कुछ बराबरी पे शुरू होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना लेवल फील्ड पे शुरू होना चाहिए। तो टॉसिंग अ कॉइन हमें वो एडवांटेज देता है कि जहां पे आप क्या बोल सकते हो कि भैया टॉसिंग अ कॉइन की वजह से आपको एक लेवल फील्ड मिलती है, यानी दोनों पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि हाँ भैया कैसे भी हो हम दोनों बराबरी पे शुरू करें। इसके बाद हमारा लक एक रोल प्ले करेगा कि भैया आपका जो भी आपने सोचा था वो आया या नहीं आया, जिसकी वजह से आपका फिर गेम स्टार्ट होगा, और उसके हिसाब से हम सोचेंगे। किसी को पहले से एडवांटेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, व्हाई इट इज फेयर, क्योंकि वो किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं देता है किसी को भी। ठीक है, तो एडवांटेज नहीं मिलता है वहां पे आपका, जो भी आप टॉस करते समय तो भैया लक का खेल है, जो आपने कॉल आउट किया वो अगर मिल गया तो आप जीत जाओगे, नहीं मिला तो भैया सामने वाली पार्टी जीतेगी। तो वहां पे गेम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ टॉस की बात हो रही है। गेम तो फिर जो अच्छा खेलेगा उसको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन क्योंकि किसी एक को तो शुरुआत करनी ही है और हमें वहां पे एक फेयर तरीके से शुरुआत करानी है ताकि दोनों ही पार्टीज को बराबर चांस मिले शुरुआत करने का। तो उस केस में हम यहाँ पे टॉस के थ्रू क्या कर लेते हैं, एक लेवल फील्ड डेवलप कर लेते हैं जहां पे किसी को भी कोई एडवांटेज नहीं होता। और इसीलिए बहुत सारे गेम्स में जो आपकी शुरुआत होती है वो टॉस के थ्रू ही होती है, क्योंकि हर एक पार्टी के पास बराबर का मौका होता है, एकदम लेवल फील्ड होती है कि भैया अब जिसके नसीब में जो पहले आया, उसके बाद तो खैर डिसाइड खेल ही करेगा कि जिसने बेटर खेला वो जीतेगा। पर कम से कम शुरुआत में आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं भैया सामने वाले को एडवांटेज मिल गया है। सामने वाले को एडवांटेज
अनड्यू नहीं मिला है, वो जेन्युइनली किसी पर्टिकुलर लक फैक्टर की वजह से मिला, क्योंकि टॉस में तो लक ही चलता है कि नहीं। चलो, इसी के साथ हमारा आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। एक एडिशनल प्लेटफॉर्म हमारा नीट पाठशाला के साथ, हमारा जो डीएसपी पाठशाला उसके साथ हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसका नाम है डीएससी नीट पाठशाला। ये आपका कॉन्सेंट्रेट करेगा नीट प्रिपरेशन पे कंप्लीटली, ताकि आप हमारे साथ जुड़ के एक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके और अपनी नीट प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकें। तो ये दोनों चैनल्स, नीट आपका नीट पाठशाला और हमारा डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, कंटिन्यूसली आपके साथ लगे हुए हैं, ताकि आप हमारे सारे इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने एग्जामिनेशंस में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकें। हमारे पास आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, डीपीपी शीट्स, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल जाता है, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम 100% सही हो जाए और आप अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर सके। हमारे साथ आप और अच्छे से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, ताकि आप रेगुलरली यहां पे कैसे रहे, इन टच रहें विद द टीचर्स कि कब किसने क्या पढ़ाया है और मुझे वो खत्म करना है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, इनके थ्रू आप डेफिनेट सक्सेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटे छोटे हमारे मोटिवेटर्स हैं, जिनकी वजह से हम आपके साथ मिलकर हमारे बड़े विजन को अचीव कर पाएंगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगले सेशन में हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, उसको देखना मत भूलना। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, गुड डे।